मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने किडनी की एनाटॉमी देखी थी और उसके बाद जो उसकी इन्वेस्टिगेशंस है देखने बाकी थे। तो यूरो सर्जरी में जो भी हमारे इन्वेस्टिगेशंस हैं वो एक्सरे से शुरू होकर सिस्टोस्कोपी के तक जो भी है वो ऑलमोस्ट ऑल डिसीजेस में सेम रहेंगे। कुछ कुछ थोड़े बहुत डिफरेंट रहेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट इतने इन्वेस्टिगेशन तो होते ही हैं। तो जो सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन है वो प्लेन एक्सरे KUB, उसके बाद IVP और IVU, दैट इज़ इंट्रावेनस पाइलोग्राफी और इंट्रावेनस यूरोग्राफी। तीसरा है रिट्रोग्रेड पाइलोग्राफी, रीनल एंजियोग्राम, MCUG, दैट इज़ मैच्योरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम, असेंडिंग यूरेथ्रोग्राम, आइसोटोप्रिनोग्राफी एंड सिस्टोस्कोपी। ठीक है, तो अभी मैं सारे इन्वेस्टिगेशंस जो है उसकी डिटेल वो ब्रीफ में होती है, वो इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम पैथोलॉजी पढ़ेंगे तब पैथोलॉजी में हम जो इन्वेस्टिगेशन आएगा सिर्फ हम नाम देख लेंगे, उसकी डिटेल आपको पता होगी तो हर बार मुझे तुमको बताना ना पड़े। ठीक है, तो पहला है हमारा प्लेन एक्सरे KUB। तो जब हमको यूरो सर्जरी के लिए मतलब किडनी, यूरेटर और ब्लैडर के लिए KUB का मतलब है किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर, इतनी चीज़ें हमको दिखनी चाहिए। तो वो करवाने से पहले हमको उसका बॉयल प्रिपरेशन करना पड़ता है। बॉयल प्रिपरेशन मीन्स कि अगर जो हमको पता है कि किडनी जो है, किडनी एंड यूरेटर, वो रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। ठीक है, तो वो पेरिटोनियल ऑर्गन जो होते हैं, जो इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें फ्लूइड रहेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में स्टूल रहेगा। तो वो सब की वजह से उनका शेडो बनता है एक्सरे में। पीछे की जो डिटेल्स है वो हमको पीछे की मतलब जो किडनी की जो डिटेल्स है, यूरेटर की जो डिटेल्स है वो हमको मिलेगी नहीं। तो उसके लिए हमको उसका बॉवेल प्रिपरेशन करवाना होता है। तो बॉवेल प्रिपरेशन में ये होता है कि हमको पेशेंट को लैक्सेटिव देने होते हैं, एनिमा देना होता है, ताकि पूरा का पूरा लार्ज कॉलम एम्प्टी रहे। ठीक है, जो किडनी शैडो है वो हमको दिखेगा किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, उसकी एक्सरे मतलब एक्सरे KUB में हमको किडनी की शैडो दिखेगी। ये शैडो क्यों दिखती है? क्योंकि देयर इज डिफरेंस in density of highly vascular kidney and less vascular perinephric fat। हमने एनाटॉमी में देखा था कि किडनी के आसपास फैट के लेयर्स होते हैं। तो ये जो किडनी है वो हाईली वास्कुलर होगी, फैट है थोड़ी लेस वास्कुलर होगी। तो ये डिफरेंस की वजह से जो डेंसिटी होगी उसमें डिफरेंस होगा, इसकी वजह से हमको किडनी शैडो दिखती है। अगर कोई स्टोन है, रेडियो ओपेक स्टोन है किडनी में, तो वो भी हमको एक्सरे KUB में इजीली दिख सकती है। जब छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन, तो उसमें पेरिनेफ्रिक फैट जो होती है वो डेफिशिएंट होती है। एनाटॉमी में भी तुमने सीखा होगा फर्स्ट ईयर में कि जो पेरिनेफ्रिक फैट होती है, फिर ग्रेटर ओमेंटम होता है पेरिटोनियल कैविटी में, वो बच्चों में छोटा होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो किडनी की शैडो है वो ठीक से विजुलाइज नहीं होगी, क्योंकि जो डिफ्रेंशिएट होना चाहिए डेंसिटी में वो नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ द लेस पेरिनेफ्रिक फैट। यूरेटर की लाइन हमको दिखेगी, यूरेटर में कोई स्टोन होगा तो वो भी हमको दिख जाएगा, ब्लैडर में कोई स्टोन है तो वो भी हमको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये है किडनी, यूरेटर, ब्लैडर का एक एक्सरे है। ठीक है, तो जब भी हम एब्डोमेन का एक्सरे हम इंटेस्टाइन के लिए करवाते हैं तो इसके लिए कोई बॉयल प्रिपरेशन नहीं होती है। लेकिन अगर हमको किडनी के लिए कोई एक्सरे करवाना है तो उसके लिए हमको बॉयल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इसमें हमको वर्टेब्रल कॉलम दिख रहा है, दोनों तरफ के पेल्विक बोन दिख रहे हैं, और यहाँ पे राइट साइड में एक छोटा सा नहीं, एक बड़ा सा रेडियो पे शेडो दिख रहा है। ठीक है, जब कोई एक्सरे होता है तो उसमें दो तरह की चीज़ें होती है, कि तो रेडियो ओपेसिटी होती है, एक रेडियो ल्यूसेंट होता है।
जो रेडियो ओपेक दिखता है वो वाइट कलर का दिखता है। इसमें जो भी वाइट दिख रहा है ये वर्टिब्रल कॉलम, बोन है, फिर ये स्टोन है, ये सब रेडियो ओपेक है। बाकी जो ब्लैक दिख रही है ये सब रेडियोल्यूसेंट एरिया है। जो एयर होती है एयर वो रेडियोल्यूसेंट दिखती है। तो एक्सरे में हमको ये स्टोन दिखा, ठीक है। अगर यूरेटर में स्टोन होगा तो जो यूरेटर की जो लाइन होगी ऐसे, यूरेटर की लाइन में कहीं ना कहीं हमको रेडियो ओपेसिटी देखने को मिलेगी। अगर यूरिनरी ब्लेडर में कोई स्टोन है तो ब्लेडर में हमको रेडियो ओपेसिटी दिखेगी। उसके बाद आता है इंट्रावेनस पाइलोग्राम। इंट्रावेनस पाइलोग्राम की जो प्रोसीजर है उसके लिए हमको पेशेंट को एक डाई देनी होती है जो इंट्रावेनस देते हैं। ये डाई का नाम तुमको याद रखना है, दैट इज सोडियम डाइट्राजोएट और मेग्लूमाइन इथोलेमेट आफ्टर गिविंग टेस्ट डोज फॉर एलर्जिक रिएक्शन। जो डाई होती है ना, सोडियम डाइट्राजोएट है, मेग्लूमाइन आयोथेलेमेट है, तो ये सब डाई जो होती है वो एलर्जिक रिएक्शन करती है। तो उसके लिए पहले पेशेंट को इन सबक्यू में एक टेस्ट डोज दिया जाता है। टेस्ट डोज मतलब एक छोटा सा अमाउंट, 1 या 2 ml जितना दिया जाता है, ठीक है। जैसे हमको इंजेक्शन देते हैं लिग्नोकेन का लोकल एनेस्थेटिक देते हैं, तो वो भी एलर्जिक कर सकता है। उसके लिए पहले हमको टेस्ट डोज देना होता है। टेस्ट डोज देने के बाद 5 से 10 मिनट वेट करो। अगर कोई रिएक्शन नहीं आता है तो हम उसको अच्छे से ज़्यादा डोज दे सकते हैं। इसलिए कि अगर छोटे डोज से कोई रिएक्शन आएगा तो हम रुक सकते हैं कि अभी इसको ये बड़ा डोज नहीं देना है। ये एलर्जिक रिएक्शन है, उसमें एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होती है, तो वो विदिन 1 या 2 मिनट में पेशेंट कोलैप्स हो सकता है। वी कैन विजुअलाइज होल जेनेटोयूरिनरी ट्रैक्ट, पूरा जो जेनेटोयूरिनरी ट्रैक्ट है किडनी से लेके पूरा एक्सटर्नल यूरेथ्रल मेटर्स तक, पूरा का पूरा जो ट्रैक है वो हम विजुअलाइज कर सकते हैं इंट्रावेनस पाइलोग्राफी से। इसमें तुमको याद रखना है डाई का नाम। इसमें क्या होगा कि डाई हमने इंट्रावेनस दिया, डाई जाएगी डायरेक्टली ब्लड में, ब्लड से होके जाएगी डायरेक्टली किडनी में। अब किडनी में डाई जाएगी तो डाई जो होती है वो रेडियो ओपेक होती है। तो जो रेडियो ओपेक डाई है वो जब किडनी में पहुंचेगी उसके बाद उसका एक्सक्रीशन होगा और धीरे धीरे वो यूरेटर में पहुंचेगी, यूरेटर से होके पहुंचेगी यूरिनरी ब्लेडर में, और ब्लेडर से होके यूरेथ्रा से बाहर। अब हमको जो शूट होता है वो कैसे लेना है, हमको पहले प्लेन शूट लेना है। तो जो पहला जो शूट है वो एकदम प्लेन शूट है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को डाई दो, उसके बाद आधे घंटे में एक ये वाला शूट लो जिसमें हमको दिखेगा कि हाँ डाई किडनी में पहुंची है। उसके बाद सीक्वेंस होती है कि थोड़े थोड़े इंटरवल पे, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, उसके इंटरवल पे हम पेशेंट का शूट लेंगे। तो उसमें जैसे जैसे डाई नीचे जाएगी वैसे वैसे हमको पता चलता जाएगा कि डाई कहाँ तक पहुँची है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि पहला जो है उसमें ये तो प्लेन है, ये दूसरा जो है उसमें यहाँ पे थोड़ी सी डाई दिख रही है, तीसरे में यहाँ पे ये जो ओपेसिटी दिख रही है ये यूरिनरी ब्लेडर में दिख रहा है। ये मतलब ये डाई जो है वो यहाँ पहुँच चुका है, बाद में ये जो डाई है वो ब्लेडर से निकल गया है। मतलब ये डाई हमने किडनी में पहुँचाई तो हमको पता कैसे चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे, मतलब जहाँ पे भी डाई अटकती है, ठीक है। किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, उसका काम क्या है, एक्सक्रीशन करना, जो भी आएगा उसको बॉडी से बाहर निकालना। तो अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, कोई भी पैथोलॉजी है, तो डाई जो है वो वहाँ पे अटक जाएगी। जहाँ पे डाई अटकी है वहाँ पे कुछ न कुछ पैथोलॉजी होगी ही। ये जो थर्ड फोटोग्राफ है जिसमें ब्लेडर में दिख रहा है यहाँ पे डाई दिख रही है, ठीक है। लेकिन उसके 1 घंटे के बाद हमने ये शूट लेंगे तो ये डाई यहाँ से निकल गई है यूरेथ्रा से होके। तो मतलब
ये के पूरा का पूरा जो आईवीपी है पूरा नॉर्मल है, ठीक है। ये पैथोलॉजिकल तुमको बता दूं कि यहाँ पे लेफ़्ट साइड में एक रेडियोपेसिटी दिख रही है इनिशियली में, तो यहाँ पे डाई है। लेफ़्ट साइड जो डाई आई थी वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हुई नहीं है, ठीक है। वो डाई यहाँ से बाद में नीचे उतर जाएगी। थोड़ी देर बाद लिया, फिर भी यहाँ पे डाई तो है ही, बाद में वापस थोड़ी देर बाद लिया तो डाई जो है वो यहाँ पहुँच गई है, लेकिन अभी भी यहाँ पे डाई है। मतलब यहाँ से राइट साइड से सब डाई नीचे आ गई, लेकिन लेफ़्ट साइड से थोड़ी डाई जो है वो यहाँ पे अटक गई है। नीचे डाई आई होगी ब्लेडर में, लेकिन थोड़ी बहुत डाई जो है वो यहाँ पे अटक गई है, ठीक है। अभी उसके 1-2 घंटे के बाद वापस लिया तो यहाँ पे देखो ये जो डाई जो है यहाँ से पूरी निकल गई है, मतलब ब्लेडर में भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। राइट साइड की किडनी, यूरेटर एंड ब्लेडर वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेफ़्ट साइड में यहाँ पे डाई अटकी हुई है अभी भी। 72 आवर्स के बाद और एक शूट लेते हैं जो डिलेड शूट बोलते हैं, उसके बाद भी अगर डाई यहाँ पे अटकी हुई हो तो मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ पैथोलॉजी है। तो ऐसा सब आईवीपी, एक्सरे वो सब करवाने की क्या ज़रूरत होती है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं उनकी कॉस्ट लगती है। अब हम अभी तो सीटी स्कैन, एमआरआई सब कुछ है, तो सीटी स्कैन की जो कॉस्ट होती है वो 2,500-3 हज़ार के ऊपर होती है। आईवीपी जो है उसमें हमको सिर्फ डाई लगती है और एक्सरे निकालने हैं तो 500 या 1,000 रुपये में हो जाती है। तो जो पेशेंट का जो रेफरेंस होता है कि मुझे कौन सा इन्वेस्टिगेशन करवाना है, उसके पास पैसे है कि नहीं, पेशेंट को हम पहले ही बड़ा वाला करवा दे, ठीक है, तो उसमें भी पता चलेगा, इसमें भी पता चलेगा, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन की कॉस्ट होगी वो भी डिपेंड करता है। पहले हमको कम कॉस्ट वाली करवानी है। अगर इससे हमको पता चल जाता है कि हाँ इसका ये प्रॉब्लम है, अगर आईवीपी पूरी नॉर्मल आती है तो सीटी करवाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आईवीपी में अगर कुछ पैथोलॉजी आती है तो हम उसका सीटी स्कैन बाद में कर सकते हैं, लेकिन अगर आईवीपी नॉर्मल आता है तो मतलब इससे आगे हमको कोई इन्वेस्टिगेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमको पहले कम कॉस्ट वाली जो होती है वो इन्वेस्टिगेशन करवानी होती है। उसके बाद आता है आइसोटोप्रिनोग्राफी। इसमें हम आइसोटोप यूज़ करते हैं। 2 आइसोटोप है, DTPA एंड DMSA। DTPA का नाम तुमको याद रखना है, ये MCQ में भी पूछते हैं। डाई इथिलीन ट्राई एमाइन पेंटा एसिटिक एसिड जो रीनल फंक्शन को डिटेक्ट करता है। दूसरा है DMSA, डाइमर कैप्टोसक्सिनिक एसिड जो रीनल पैरेंकाइमल चेंजेस जो होते हैं उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है। रीनल फंक्शन ठीक से काम जो हो रहा है कि नहीं उसके लिए DTPA स्कैन होता है। किडनी का जो पैरेंकाइमा है उसमें अगर कुछ चेंजेस आए हैं तो वो देखने के लिए DMSA स्कैन होता है। तो ये आइसोटोप्रिनोग्राफी में सेम होता है जैसे आईवीपी होती है, उसमें हम ये जो आइसोटोप है वो इंट्रावेनस देंगे। उसके बाद जो पूरी किडनी, यूरेटर, ब्लेडर है उसका सीटी स्कैन होता है, या फिर एक स्कैन आता है अलग तरह का, वो स्कैन होता है, ठीक है। तो इसमें लोग आइसोटोप्रिनोग्राफी में DTPA स्कैन एंड DMSA स्कैन में हमको किडनी का फंक्शन और रीनल पैरेंकाइमल चेंजेस कितने हैं वो पता चल जाता है। उसके हिसाब से हम आगे यूज़ कर सकते हैं कि अगर किडनी का फंक्शन 15% से कम है तो वो किडनी को हमको रिमूव करना पड़ेगा, दैट इज़ इंडिकेशन फॉर नेफ्रेक्टमी। तो DTPA स्कैन में अगर किडनी फंक्शन 15% से कम आता है, लेस देन 15%, देन वी हैव टू रिमूव द किडनी। अगर 15% से ज़्यादा आता है DTPA स्कैन में किडनी का फंक्शन तो हम वेट कर सकते हैं कि किडनी अपने आप फंक्शन को इम्प्रूव कर ले, ठीक है। उसके बाद आता है रिट्रोग्रेड पाइलोग्राफी। When IVP shows failure of secretion of dye even after 72 hours, मतलब हमने डाई की कई किडनी में, यूरेटर में, ब्लेडर में, ठीक है,
अभी मान लो कि ब्लेडर में डाई आ गई है, ये जो मैंने तुमको ये फ़ोटो दिखाई थी, हाँ यहाँ पे ब्लेडर में डाई आ चुकी है। अगर 72 आवर्स के बाद भी यहाँ पे डाई अटकी हुई है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है वहाँ पे। तो वो प्रॉब्लम जानने के लिए हमको करना होता है रिट्रोग्रेड पाइलोग्राफी। इट इज़ डन बाय वाया सिस्टोस्कोप और यूरेटरिक कैथेटर। इसका फ़ायदा ये होता है कि वी कैन टेक ब्रेस्ट बायोप्सी बिफोर इंजेक्टिंग डाई वाया यूरेटरिक कैथेटर। तो जो सिस्टोस्कोप होता है वो क्या होता है वो मैं आगे भी बताता हूँ तुमको। सिस्टोस्कोपी करके हम यूरेटर में कैथेटर डाल सकते हैं, जो यूरेटरिक कैथेटर होता है। तो रिट्रोग्रेड पाइलोग्राफी में भी यही है कि नीचे से हमको डाई पुश करनी है यूरेथ्रा से, और फिर देखना है कि भाई कहाँ से कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो रिट्रोग्रेड पाइलोग्राफी में हम क्या करेंगे, सिस्टोस्कोप डालेंगे और उसके बाद यूरेटरिक कैथेटर करके हम ऊपर डाई इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो रिट्रोग्रेड पाइलोग्राफी, मैच्योरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी वो थोड़े सेम ही है, लेकिन रिट्रोग्रेड पाइलोग्राफी में हमको डाई डालनी है सीधी यूरेटर में। एमसीयूजी में हम डाई डालेंगे यूरेथ्रा में। ठीक है, वो भी बाद में आएगा। उसके बाद आएगा रीनल एंजियोग्राम। इसमें हमको रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, रीनल आर्टरी एन्यूरिज्म, एथेरोमा वो पता चल जाएगा। सीटी स्कैन जैसा एक इन्वेस्टिगेशन आता है जिसमें हमको पूरी किडनी का एक, जैसे एंजियोग्राम, एंजियोप्लास्टी होती है, एंजियोग्राफी होती है, उसमें क्या होता है कि फीमोरल वेसल्स होती है, उसमें हम डाई डालते हैं, उस वहाँ से हम वो डाई सीधी जाती है हार्ट में और हार्ट का हम पूरा स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके जैसे ही जैसे हार्ट में बाईपास सर्जरी होती है, एंडोस्कोपी जो फीमोरल वेन से की जाती है, तो जो वहाँ पे जो वाल्व होता है उसकी कुछ भी सर्जरी होती है, वाल्व प्लास्टिक, वाल्व टोमी, कुछ भी होता है, तो वहाँ पे जो हमारा एक गाइड वायर है वो जाता है हमारा फीमोरल वेन से होकर सीधा हार्ट तक। तो उसके जैसे ही हम किडनी में भी कर सकते हैं, जिसमें हम डायग्नोस कर सकते हैं रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, एन्यूरिज्म, एथेरोमा वाया, इट इज़ डन बाय वाया फीमोरल वेन। इसका थेरापेटिक यूज़ भी है कि हम एम्बोलाइजेशन, बलून एंजियोप्लास्टी फॉर स्टेनोसिस। अगर आर्टरी, रीनल आर्टरी में कहीं पे कुछ ब्लॉकेज है तो हम बलून एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। जैसे एंजियोप्लास्टी होती है हार्ट में, उसके जैसे ही रीनल किडनी में हम रीनल आर्टरी में एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में हमको गाइड वायर डालना है फीमोरल वेन से। उसके बाद आता है मैच्योरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम। उसका जो इंडिकेशन है वो है वेसिको-यूरेटरिक रिफ्लक्स, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व, आफ्टर पासिंग कैथेटर इन द यूरिनरी ब्लैडर, डाइल्यूट आयोडीन डाई इज इन्फ्यूज्ड। उसके बाद एक्सरे लेना होता है जब पेशेंट यूरिन पास करता है। फ्री रिफ्लेक्स कैन बी विजुअलाइज, प्रेशर रिफ्लेक्स आफ्टर पुटिंग प्रेशर ओवर सुप्रापुबिक रीजन। जो हमारा सुप्रापुबिक रीजन है वहाँ पे प्रेशर डालेंगे तो फ्री रिफ्लेक्स विजुअलाइज हो सकता है जब वेसिको-यूरेटरिक रिफ्लक्स होता है। क्या होता है वेसिको-यूरेटरिक रिफ्लक्स? जब किडनी में, जब यूरेथ्रा में और ब्लैडर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो आगे यूरिन जाएगा नहीं, तो जो यूरिन का बैक फ्लो है वो यूरेटर से होके किडनी तक जाएगा। ठीक है, तो अगर हम डाई इंजेक्ट करके, डाई कहाँ से डालेंगे? यूरेथ्रा से डाई जाएगी ब्लैडर में। ठीक है, जब पेशेंट यूरिन पास करेगा, यूरिन पास करने के टाइम पे जो प्रेशर है वो ऊपर जाना नहीं चाहिए नॉर्मली, लेकिन जब वेसिको-यूरेटरिक रिफ्लक्स या ऐसा कुछ होगा तो प्रेशर जो है वो ऊपर किडनी तक जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे का जो रास्ता है वो कहीं पे ब्लॉकेज है, ऑब्स्ट्रक्टेड है। ठीक है, तो उसके लिए हमको ये एमसीयूजी करवाना होता है। उसके बाद है सिस्टोस्कोपी। सिस्टोस्कोप जैसे लेप्रोस्कोप होता है उसके जैसा ही होता है, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन थ्रू सिस्टोस्कोप। वी कैन टेक बायोप्सी। दो तरह के रहते हैं, रिजिड और फ्लेक्सिबल। जो बायोप्सी हम लेते हैं वो अंडर सिस्टोस्कोपी बायोप्सी भी हम ब्लैडर से या किडनी से ले सकते हैं। ठीक है, ये होता है
रिजिड सिस्टोस्कोप। ठीक है, तो सिस्टोस्कोप जो होते हैं वो 5 mm 10 mm के साइज़ के होते हैं और अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटर्स हम वो सिस्टोस्कोप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे सिस्टोस्कोप एंटर होता है पूरा यूरेथ्रा से, एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटर्स से, और पूरा हम ब्लेडर को विजुअलाइज करता है। ऐसे हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं और हम टीवी मॉनिटर पे अटैच करके भी देख सकते हैं। ठीक है, यूरेथ्रा को स्ट्रेट करके सीधा सिस्टोस्कोप जाता है ब्लेडर में, हम ब्लेडर को विजुअलाइज कर सकते हैं, यूरेटर का ओपनिंग देख सकते हैं, यूरेटर का ओपनिंग से हम वहाँ से स्टेंट डाल सकते हैं, डाई डाल सकते हैं, यूरेटरिक कैथेटर कर सकते हैं। ये वाला फ्लेक्सिबल है। ठीक है, ये रिजिड है। रिजिड और फ्लेक्सिबल में यही है कि भाई फ्लेक्सिबल है वो ज़्यादा ऊपर तक जा सकता है, मतलब यूरेटर जो है वो आधे यूरेटर तक जा सकता है। इसमें इंजरी के चांसेस कम रहते हैं, रिजिड में इंजरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वो सिर्फ ब्लेडर तक जा सकता है और जो हमारा यूरेटर का ओपनिंग है वहाँ तक, उसके आगे वो नहीं जा सकता। फ्लेक्सिबल में हमको चाहिए टीवी का मॉनिटर, आगे एक कैमरा होता है जिसकी वजह से हमको जो सिस्टोस्कोप की टिप, वो टिप पे कैमरा होता है, तो सिस्टोस्कोप की टिप जो है वो जहाँ पे जाएगी वो हमको कैमरा से होके डिटेल्स हमको टीवी के मॉनिटर पे दिखेगी। ठीक है, तो ये है सिस्टोस्कोप फ्लेक्सिबल, जिससे हमको टीवी पे सब कुछ मॉनिटर पे दिख सकता है, तो हम ये डायरेक्ट एक विजुअलाइजेशन करके डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इन्वेस्टिगेशंस जो है वो इसकी जो डिटेल है वो तो इतनी डिटेल तुमको पता होनी चाहिए। जब हमारे आगे पैथोलॉजी आएगी अलग अलग, तो वो पैथोलॉजी में हम सिर्फ डायरेक्टली ये डिसाइड कर लेंगे कि ये इन्वेस्टिगेशन करवाना है। एग्ज़ाम में तुमको जो भी इन्वेस्टिगेशन लिखना है उसकी जो मैंने डिटेल बताई है ब्रीफ में, वो डिटेल तुमको लिखनी पड़ेगी। पूरा का पूरा डिटेल में तुमको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये इन्वेस्टिगेशन है, इसमें हम क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे, वो तुमको पता होना चाहिए, कैसे डायग्नोसिस करेंगे वो तुमको पता होना चाहिए। ठीक, तो ये है अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस जो हम यूरो सर्जरी में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से हम अलग अलग पैथोलॉजी जो होगी हमारी हम स्टार्ट करेंगे। इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो, जो एनाटॉमी है और ये इन्वेस्टिगेशंस दोनों में कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।